तो मैंने जन की बात शुरू किया था 2016 के एंड 17 की शुरुआत में। इनने बहुत लेजी लाउजी वर्क किया है और ये अच्छी अंग्रेजी के अंदर अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ में 20 साल से मार्केट में बेचते हैं। बस फट्टा लगा दिया। नहीं, सट्टे बाजार का एक रेट चलता है, उसके बाद में सब पोलस्टर्स ऊपर नीचे जो अधिकतर जो होते हैं प्लस माइनस 15-20 नंबर करते हैं। पीपल वेंट आफ्टर अस, बट वी वर द ओनली पीपल इन दिस कंट्री दैट हु सेड कि ममता बनर्जी इज लूजिंग नंदीग्राम विद अ वोट मार्जिन ऑफ लेस देन 3000 एंड शी लॉस्ट नंदीग्राम विद अ वोट मार्जिन ऑफ लेस देन 3000। एंड द इशू विद द लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम इज दे आर ट्रेडिशनली मीडियोकर इन नेचर। पढ़ी लिखी स्पीच को आप बोल दोगे और आप सोचोगे कि पॉलिटिक्स वही है, तो अगर ऐसे ही होता तो आज की स्थिति के अंदर स्वरा भास्कर जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी की प्रेसिडेंट होती। सही बात। अगर नरेंद्र मोदी फॉर अ पर्सन ऑन द ग्राउंड इज अ सिविलाइजेशनल लीडर, नरेंद्र मोदी फॉर अ पर्सन ऑन द ग्राउंड इज समबडी हु टेक्स केयर ऑफ वुमेन डिग्निटी, नरेंद्र मोदी फॉर अ पर्सन ऑन द ग्राउंड इज समबडी हु विल नेवर हार्म द नेशनल इंटरेस्ट। और बिहार के अंदर जाति ज्यादा सर्वोपरि है इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग पॉलिटिकल आउटकम क्या है। 24 आवर्स इन द फॉर फ्यू 10 to 15 आवर्स इन द पुलिस स्टेशन। और वो चाह रहे थे कि मैं कुछ अर्नब के खिलाफ लिख दूं, बोल दूं, which I did not do. Whether they practice this in their real life or not, तुम करो एड हेल्थ का और अपनी प्राइवेट जिंदगी में तुम ड्रग्स करो। हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सीन क्या है। आज हमारे साथ है प्रदीप भंडारी जी, हु इज़ द फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ ऑफ जन की बात एंड इज़ ऑल्सो अ रेनाउंड सेफोलॉजिस्ट। सो थैंक यू सो मच, आज आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। थैंक यू सो मच अखिल, आपके इस पॉडकास्ट चैनल पे आपने आने का मौका दिया सीन क्या है पे। हाँ जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो पूरी ऑडियंस है उनको बता सकूँ कि सीन क्या है। मैं एक्चुअली बड़ा एक्साइटेड भी था इस एपिसोड के लिए, क्योंकि जिस फील्ड में आप काम करते हो उसमें मेरे को बहुत इंटरेस्ट रहता है हमेशा शुरू से ही। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा सेफोलॉजी से ही रिलेटेड कुछ सवाल, कि हमेशा मैं सोचता हूँ कि एक सेफोलॉजिस्ट बनता कैसे, उसके पीछे क्या प्रोसेस होता है, और अगर एक किसी जनरल पर्सन को सेफोलॉजी में घुसना है उसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, जैसे सेफोलॉजी को अगर आप बाय ट्रेडिशन डेफिनेशन देखेंगे तो सेफोलॉजी इज बेसिकली एन आर्ट एंड अ साइंस ऑफ नोइंग हाउ आर पीपल वोटिंग। सो इसके पीछे आपको कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं चाहिए रहती है, बट आपको एक मेथडोलॉजी, अब जैसे मैं अपना केस बताता हूँ, बाकी का तो नहीं पता मुझे। तो मैंने तो जितनी भी मेरा रुचि हमेशा से पॉलिटिकल नैरेटिव्स, पॉलिटिक्स के अंदर और डिबेटिंग में बहुत रही है। सो मेरे स्कूल डेज से, कॉलेज डेज से मैं कभी भी एक डिबेट कभी नहीं हारा हूँ। MUN से लेके फूड कोर्ट से लेके, इनफैक्ट आई हैव ऑल्सो वन द मॉक पार्लियामेंट जब मैंने करी थी। सो मेरा हमेशा से इसमें रुचि काफ़ी रही है। और तो मैंने जन की बात शुरू किया था 2016 के एंड 17 की शुरुआत में, और हम लोग कनॉट प्लेस पे सेल्फी इंटरव्यूज़ के ज़रिए लोगों का इंटरव्यू लेते थे, नॉर्मल पब्लिक का। तो डिजिटल में क्या होता है कि अगर सिर्फ आप फेसबुक पे, हम लोग का पेज यूज्ड टू एवरेज 1 मिलियन व्यूज़, लाइव व्यूअर्स 1000-2000, पर उसका रेवेन्यू मॉडल उतना नहीं होता है, पर्टिकुलरली अगर आप एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर के रूप में शुरू करते हैं तो। मैं उत्तर प्रदेश चुनाव 2017, मेरा मित्र जो था वो बीजेपी की कैंपेनिंग में इन्वॉल्व था। हमें ट्रैवल करने का मौका मिला, तो हम 100-200 रुपये, 500-600 रुपये, 1000 रुपये की ओयो में रहते थे, और 2-2.5 महीने मैंने पूरा यूपी घूमा था। कमाल है। और मुझे ना लोगों से बात करने में बहुत अच्छा लगता है, और मुझे पॉलिटिक्स के हार्ट सेंटर में रहने में मज़ा आता है जी। तब मैं हर ज़िले को घूमने का मुझे अवसर मिला था मेरा, क्योंकि वो बंदा बीजेपी की कैंपेनिंग के लिए घूम रहा था, तो गाड़ी का जुगाड़ अपने आप हो जाता था, और 1000 रुपये रूम का अपने पास बजट था, और हम अच्छा खासा 2.5 महीने में घूमा था। एक और मेरे साथ व्यक्ति था और एक एडिटर, वीडियो एडिटर था जो वीडियो एडिट करता था। हर ज़िले से मैंने ग्राउंड रिपोर्ट भी करी थी, पर साथ में उस वक्त क्या ना हुआ था कि अखिलेश यादव इज़ कमिंग बैक। हर मैं मीडिया चैनल में देखता था उस वक्त कि यार अखिलेश यादव सरकार बना रहे। तो मैं बड़ा विचित्र था, और मैं देखता था यार मैं तो साला हर जिला घुमा हूँ और इतने लोगों से बात को, मुझे तो बीजेपी की स्वीप दिख रही है। तो कोई मुझे मानता नहीं था। और दिल्ली क्या है ना, दिल्ली और बॉम्बे में एक फ़र्क है। दिल्ली में लोग, आप किसी
आपके पीछे हाथ रखता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको कुछ बड़ा मीडिया पॉलिटिकल उसमें करना है। जनरली ऐसा होता है। जी जी। तो एक यंगस्टर के लिए अपना नाम बनाना एक चैलेंज होता है जी। तो उस वक्त मैं तो ये लिखता था, लोग विश्वास नहीं करते थे। तो एक मेरे जानने वाले थे, वो BTV या बिजनेस चैनल के अंदर काम करते थे, तो वो बिजनेस चैनल के एडिटर इन चीफ को जानते थे। तो मैंने बोला है मेरे पास हर जिले का डेटा है और मेरे हिसाब से सब सर्विस जो दिखा रहे हैं सब झूठे हैं। मैं आपको हर जिले का डेटा दूंगा और आप इसको, मेरे पास डेटा है, आप करिए। तो उन्होंने बोला यार बिजनेस चैनल है, क्या फ़र्क पड़ता है वो रिलीज सही हो गलत हो, डजेंट मैटर। तो फिर जन की बात का फर्स्ट पोल तब आया था PTVI के साथ में। अच्छा। और वो बैंग ऑन हुआ था क्योंकि तब मैंने बोला था कि यार बीजेपी जीत रही है और बीजेपी जीती थी और वोट शेयर भी सही हुआ था। उसके बाद में अशोक श्रीवास्तव जी इज़ अ वेरी नाइस मैन। तो उनने BTVI वॉज माई फर्स्ट टेलीविजन अपीयरेंस एट द एज ऑफ 25 एज द फाउंडर ऑफ जन की बात। और तब मेरे साथ में सब बड़े सीनियर एनालिस्ट थे। मैंने देखा है ये सब जो सीनियर अपने आप को 30-30 साल के एक्सपीरियंस से बोलते हैं, जार्गन बात करते हैं। हाँ। ये यूपी की इतनी बात करते थे, इनको यूपी का यू नहीं पता है। और इसके बाद में जब ये जितना भी एनालिसिस कर रहे हैं वो ज़मीन की रियलिटी से बिल्कुल परे था। तो मैंने देखा कि यार ये लाइक्स ऑफ योगेंद्र यादव से लेके ये सब, दीज आर पीपल हु आर नॉट सीरियस एकेडमिशियंस। इनने बहुत लेजी लाउजी वर्क किया है और ये अच्छी अंग्रेजी के अंदर अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ में 20 साल से मार्केट में बेचते आए। Really leftist, I'll tell you what they are. Leftists are people who believe in this philosophy of you scratch my back, I scratch your back. Yes. And all of us are generally mediocres. Most of us are mediocres. And we'll sell our content by speaking in good English or good Hindi. Yeah. And we will form a lobby and we'll promote each other. Yeah. Rightist are कि एक दूसरे की टांग खींचो, that is a difference. But they are generally, उनमें टैलेंट ज़्यादा बेटर होता है, but they don't know how to market themselves. और वो एक दूसरे में लड़के आधे टाइम अपनी एनर्जी लगा देते हैं। अभी भी यही चल रहा है। अभी भी अधिकतर जगह चल रहा है। तो ये फर्क होता है एक इकोसिस्टम में और दूसरे इकोसिस्टम में। तो अशोक श्रीवास्तव जी वाज अ नाइस मैन, देन ही इनवाइटेड मी ऑन हिज डिबेट्स। उसके बाद NDTV के ऊपर कोई नेशनलिस्ट बंदा आता नहीं था जो दूसरी व्यू पॉइंट रखता था। सो देन आई गॉट अ चांस एट NDTV ऑल्सो। एंड अब शायद आने लग जाए। अब थोड़ा सा आने लग जाए बिकॉज ऑफ द चेंज। उसमें भी 6-8 महीने लगेंगे। बट उस वक्त फिर ये सब क्या करते थे कि बड़े सब लेफ्टिस्टों को बैठा के एक मेरे को सोचते थे कि मुझे ये कॉर्नर करेंगे, बट मैंने ये सब बहुत देखा है। तो फिर दे कुड नॉट कॉर्नर, तो वहाँ से मेरी डिबेट्स वायरल होना शुरू हुई। एंड देन त्रिपुरा वाज वन इलेक्शन। द सेकंड इलेक्शन मैंने सोचा कि पैसे कम है तो कोई भी इलेक्शन स्टेट होता है उसमें ज़मीन पे चले जाओ और करके अपने मॉडल को इवॉल्व करेंगे। फिर त्रिपुरा में मैं 2 महीने रहा और त्रिपुरा में सब लोग बोले थे लेफ्ट जीतेगी और मैंने बोला लेफ्ट नहीं जीत रही, बीजेपी वन वे जीतेगी। तब मेरे पे अटैक भी हुआ, तब मेरी टीम का साइज थोड़ा बड़ा हो गया था। अच्छा। और फिर हम लोग ने उसको न्यूज़ के साथ में किया था और पैसे उस वक्त ये चैनल्स को पैसे नहीं देते थे, चलो दिखा रहे हैं, वो सही हुआ था। फिर NDTV पे भी उसको दिखाया था। सो फ्रॉम देन टू नाउ वी हैव डन 30 इलेक्शंस आउट ऑफ व्हिच वी गॉट 28 एक्यूरेट। बट इशू क्या है इंडिया के अंदर, अब तो मैं मुझे तो मीडिया ऑल्सो हैपेंड कोइंसिडेंटली, सिफोलॉजी ऑल्सो हैपेंड कोइंसिडेंटली। मेरा लाइफ का लॉजिक है कि जो सामने आए उसमें पूरी शिद्दत से मेहनत करो और करते चलो। पर इशू क्या है, हो गया है कि लोग सोचते हैं कि सिफोलॉजी सट्टे बाजारी। मतलब क्या है कि आपने बोला कि भाई नंबर, अगर आज जनरली आजकल लोग क्या करने लग गए हैं, जो अपने आप को पोलस्टर बुलाते हैं या जो अपने आप को बड़े सिफोलॉजिस्ट कहते हैं, उनसे आप अगर टीवी पे देखोगे, उनसे पूछो कि भाई तू बोल रहा है 150 सीट किसी पार्टी की आ रही है, 130 आ रही, तू बता दे 15 सीट कौन सी कहाँ से जीत रही है। कोई कुछ नहीं बता पाएगा, बस फट्टा लगा दिया। नहीं, सट्टे बाजार का एक रेट चलता है। उसके बाद में सब पोलस्टर्स ऊपर नीचे जो अधिकतर जो होते हैं प्लस माइनस 15-20 नंबर करते हैं। मतलब आप चेक कर लेना कभी भी आपको चीज करके, आप इनसे पूछना जो भी अपने नंबर्स डालते हैं। किसी एक ने पोल रिलीज कर दिया था 30, अभी जैसे हिमाचल में मैं देख रहा था 32 +-7, 32 +-7। ये क्या पोल होता है? ये तो आप भी बैठ के कर लो। या किसी एक ने कर दिया कि रियली द रियल सिफोलॉजी इज गेटिंग द वोट शेयर एक्यूरेट, बिकॉज दैट इज व्हाट अ सिफोलॉजिस्ट विल टेल। सट्टे बाजार टेल्स यू कि भैया किसकी कितने नंबर आ रहे हैं, वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट की तरफ हो जाता है। सिफोलॉजिस्ट रोल इज टू टेल यू कि व्हाई समबडी वोटिंग, what are the factors which are leading to vote and what is the voting trend. I remember कि इन लोग ने फ्रॉडनेस करने के लिए एक मुझे याद है बिहार चुनाव 2020 का था, इन सब ने सट्टा बाजार का रेट जो मार्केट के अंदर व्हाट्सएप में वायरल हो रहा था, RJD और ये सब मिला के जो है एब्सोल्यूट मेजोरिटी से जीत रहे 180 तक दे दी थी इन लोगों ने।
और रिजल्ट हम लोग ने बोला नेक एंड नेक होगी, और स्लाइट एज आरजेडी को भी हो सकती है, जेडीयू की, बट इट वाज अ नेक एंड नेक इलेक्शन, और वही नेक एंड नेक की तरफ इलेक्शन हुआ था. वी गॉट द वोट. हमने बोला आरजेडी सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, बट एब्सोल्यूट स्वीप नहीं है. आरजेडी सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनी थी 90 के अराउंड, और वोट शेयर भी सही हुआ. इन लोगों ने 180 तक पहुंचा दिया था आरजेडी को. फिर जब रिजल्ट आया, कोई इनसे पूछता ही नहीं है कि भैया तुम कैसे नंबर लेके आए. अभी एक आप देखो, किसी एक व्यक्ति ने एक पोल को रिलीज किया था गुजरात पे. एक दिन उसने एक पोल को, पहली बार हिंदुस्तान के टीवी इतिहास में होगा कि एक आदमी आया, उसने पोल को रिलीज किया, और 24 घंटे बाद उसने अपने पोल के अंदर एक पार्टी, आम आदमी पार्टी का वोट शेयर वो 22% दिखा रहा था. एक दिन बाद जाके वो अपने वोट शेयर को 5% कम कर गया. उससे पूछा गया कि क्यों कम किया, बस भैया हो गया करके. यार अगर तुम एग्जिट पोल का तुमने लॉजिक ही खत्म कर दिया, मजाक बना दिया. मतलब माय पॉइंट इज यार, दीज पीपल डोंट गो ऑन द ग्राउंड, एंड व्हेन दे डोंट गो ऑन द ग्राउंड, दे आइदर say things which political parties want them to say, what is going on in the Satta Bazaar, and because every channel claims that they've got it correct, and they have reduced Sefology to guesswork of seats, and they have not got to ki how is voting coming, why is that vote share coming. Real Sefology, if you read Google definition, if you look at world over, is a science of knowing how much votes a party is getting and why is that party getting that many votes. If your vote share concept is wrong, your seat fattebaji does not make any sense. This is real Sefology, which is मिसिंग राइट नाउ इन द कंट्री. एंड जैसे हमने जब गुजरात में कहा, हमने बोला 3/4 मेजोरिटी आएगी, बीजेपी क्रॉस दैट 3/4 मेजोरिटी, बट आर वोट शेयर कैलकुलेशन वाज कंप्लीटली करेक्ट, आर एंटायर थीसिस ऑफ द इलेक्शन वाज करेक्ट. तभी आप देखिए, मैं जब प्रेडिक्ट करता हूँ, आप मेरा वीडियो देखिएगा, मैं सीट्स पे जाता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई मोरबी बीजेपी जीत रही है, जामनगर आपका हार्दिक पटेल जीत रहा है, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द ग्राउंड एंड आई हैव डेटा फ्रॉम द ग्राउंड. सो इफ आई ऑल्सो सपोज, देन आई हैड रिलीज्ड अ ट्विटर थ्रेड saying ki why did certain seat share go beyond what we were projecting, because of a certain logic, and because I know the data and I've been on the ground, so I will have the ability to tell कि भैया सही है या गलत है, क्यों है. जैसे बंगाल चुनाव बताता हूँ, सबने गलत किया बंगाल चुनाव, हमसे भी Bengal was the first election I would say which was a big blunder, completely we missed it. But all these people, there was no answerability. People went after us, but we were the only people in this country who said कि Mamata Banerjee is losing Nandigram with a vote margin of less than 3,000, and she lost Nandigram with a vote margin of less than 3,000. Everybody got the election wrong. Bengal, we also got it wrong. We got Lok Sabha bang on Bengal correct. If you see, we said 18-19 seats. BJP got 18-19 seats, and we got that wrong, which is there. But despite that, if you look at the entire election of Bengal, of people who got it wrong, we were the only guys who said that Mamata will lose Nandigram, because we had that data. So I'm just saying that we are very transparent in front of our audience. We are very, very transparent in front of people, and we do genuine work, which is why we are able to tell when we go wrong. Suppose why have we gone wrong, and when we have gone accurate, why have we gone accurate. That is how real Sefology is, or real science is. We are dishonest to our audience, and no amount of PR can remove dishonesty. That's true. And the issue with the leftist ecosystem is they are traditionally mediocre in nature, and the rightists need to understand that, and the rightists or the nationalists, whatever you call them, they need to stop taking appropriation from the leftist. The issue is that they believe their appropriation of good work, of bad work, good academic work or bad academic work, good professional sense or bad professional sense, will only happen when a leftist will pat their back. That is not how it works. Then you mean that you are not yourself self-confident. Exactly. Today, I'll tell you, so many right of center west. First of all, I don't believe in this left-right logic, but you can say more indic way of looking at things. जो है इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, उनके व्यूज 10 गुने ज़्यादा होंगे लेफ्टिस्ट से. पर क्यों ऐसा है कि कोई एक मेन स्ट्रीम वाला लेफ्टिस्ट वाले की चीज़ को उठा देता है, पर एक मेन स्ट्रीम नेशनलिस्ट वाला राइट उसको क्यों नहीं उठाता? मैं आपको एक बात बताता हूँ. इट हैज़ बिकम अबाउट बिकमिंग कूल. महुआ मोइत्रा की स्पीच हुई अभी 2 दिन पहले पार्लियामेंट में. जितने लोग हैं ना हमारे जनरेशन के, पागल हो गए. वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल इंग्लिश बोल दी, जार्गन था, जो बोलना था बोल दिया. बट बिकॉज इट इज कूल टू गो अगेंस्ट ट्रेडिशनल वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, उनको लगता है वाह यही भगवान है. नाउ सी अगेन, नाउ लेट्स टेक द केस ऑफ महुआ मोइत्रा.
No, Mahua Moitra was completely scolded by Mamata Banerjee some time back. आपको पता होगा कि एक मीटिंग हुई थी जिसमें ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को बोला था महुआ ये सब चीज़ नहीं चलेगी. गोवा इलेक्शन में महुआ मोइत्रा वाज इन चार्ज. टीएमसी का क्या हाल हुआ गोवा इलेक्शन के अंदर? खत्म हो गए. खत्म. डिपॉजिट्स लॉस्ट. अब महुआ मोइत्रा, व्हाट इज द जॉब ऑफ अ पॉलिटिशियन? अ जॉब ऑफ अ पॉलिटिशियन इज टू गेट वोट्स फॉर देयर पार्टी, और इफ यू आर अ पार्टी इन चार्ज, मेक योर पार्टी स्ट्रांग. व्हाई डू पीपल रिस्पेक्ट ममता बनर्जी एज अ लीडर? क्योंकि वो जमीन से उठ के उसने अपनी सरकार बनी, लेफ्ट से फाइट की, ऑल ऑफ इट पॉलिटिकली. आई एम टॉकिंग नाउ. महुआ मोइत्रा वाज कंप्लीटली फेल हो गई थी. राज्यसभा यार लेना तो बिकॉज ऑफ ममता बनर्जी इन पार्टी. नाउ आप अगर एक पढ़ी लिखी स्पीच को आप बोल दोगे और आप सोचोगे कि पॉलिटिक्स वही है, तो अगर ऐसे ही होता तो आज की स्थिति के अंदर स्वरा भास्कर जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी की प्रेसिडेंट होती. सही बात. अगर मैं यही कहूं तो स्वरा भास्कर कोई पॉलिटिकल पार्टी की प्रेसिडेंट होती. सो यार मुझे तो आई तो नॉट हैव स्टॉप्ड रिएक्टिंग टू इट बिकॉज दिस इज ऑल ऑफ लेस रेलेवेंस. Is what I'm saying. I'll still give some credit to Derek O'Brien because he has some political He's sense. well learned. He does things for his party. He's useful for his party. But you can't judge a politician by merely based on a certain speech that a politician makes in the parliament. It's important. But that is only one of the factors which what define are you a doing politician. on ground? I mean, मैंने भी उस पे एक reply पूरा like Arun Jaitley, I'll give you, was one of the most tallest politicians which I have seen in the recent past. One of the most articulate politicians, but his prominence in the entire scheme of things just did not derive because he was articulate. It derived because he could do things for his political party, BJP, which nobody else at that time could do. So I'm just saying that we need to know what bar are we judging an individual at. Exactly. Coming to my next question, अभी आपने बात करी थी कि सेफोलॉजी में यू हैव टू प्रिडिक्ट द पीपल सेंटिमेंट्स. व्हाई आर दे वोटिंग, हु आर दे वोटिंग, व्हाट आर द कॉजेज फॉर विच दे आर वोटिंग. तो आपको क्या लगता है पिछले 7, 8, 10 सालों में क्या इसमें ट्रेंड आया है? ट्रेंड ये आया है कि पहले लोग पॉलिटिकल पार्टीज को ज़्यादातर देख के वोट करते थे, अब लोग लीडर्स को देख के ज़्यादा वोट कर रहे हैं. कहने का ये मतलब है कि कोई भी राजनीतिक दल है, एनी पॉलिटिकल पार्टी विल ओनली प्रोवाइड अ बेस फॉर एनी इलेक्शन टू गो फॉरवर्ड. बट अगर आपके पास लीडर नहीं है तो आप चुनाव नहीं जीत सकते. कहने का ही उदाहरण है कि अगर नेशनल स्फीयर में मैं देखूं तो इट्स नॉट अ बीजेपी वोट एंड एन एंटी बीजेपी वोट, इट्स मोदी वोट एंड एंटी मोदी वोट. सो आदमी देखता है मोदी को मैं चुनाव के अंदर जिता रहा हूं, दैट इज द मोर प्रोमिनेंट सेंटिमेंट देन बीजेपी वाला. जैसे कि दिल्ली के अंदर आदमी देखता है कि वो केजरीवाल को असेंबली में वोट कर रहा है, ना कि आम आदमी पार्टी को इतना. ऐसे आदमी देखता है कि उत्तर प्रदेश में वो योगी आदित्यनाथ को वोट कर रहा है, ना कि वो इतना. ऐसी अब वो शाम के अंदर देखते हैं कि हिमंता वो बिस्व शर्मा को वोट कर रहा है, ना कि किसी और को. ऐसी वो देखता है आंध्र प्रदेश के अंदर कि वो जगन को लेके आ रहा है, उसको हटा रहा है. सो जब तक आपके पास लीडरशिप नहीं होगी तब तक आपका संगठन कितना बड़ा हो या कितना छोटा हो वो इतना मैटर नहीं करता है. संगठन जरूरी होता है कि आपके लीडर के मैसेज को घर घर तक ले जाने में. तो एक अगर पॉलिटिक अगर आपको चुनाव लड़ना होता है और पॉलिटिक्स अगर आपको करनी होती है 4 लेवल पे करनी होती है. इट इज एट द लेवल ऑफ आइडियोलॉजी, इट इज एट द लेवल ऑफ लीडरशिप, इट इज एट द लेवल ऑफ संगठन एंड इट इज एट द लेवल ऑफ मीडिया नैरेटिव. ये 4 पिलर्स होते हैं. व्हाई डिड आम आदमी पार्टी नॉट विन इन गुजरात? और इट वाज बिकॉज it only fought the election on media narrative and on the face of Arvind Kejriwal. That's it. There was no sangathan, there was no ideological base. I know you travel 6,000 kilometers across Gujarat. I was reading that. आपने वहाँ पे मेरे को जानना है. I want to get to first come to Gujarat, then come to Delhi as well. गुजरात में आम आदमी पार्टी का मेन रीजन क्या था कि वो इतने फेल हो गए? क्या इट वाज कि बीजेपी ही इतनी स्ट्रांग थी लेकिन वहां पे 27 साल से सरकार. मेरे हिसाब से देखो क्या है कि दे पंच्ड बियॉन्ड देयर वेट. For a political party to punch beyond their weight, it is understandable. But I am shocked that certain people, neutral journalists, psephologists, they were giving them a vote share of 23%. और 126 जमानतें जब्त हुई है उनकी. बताओ. तो होनी नहीं, क्योंकि जब आपके आप मेरा देखना कि मैंने अपना उसमें शुरुआत से चीज़ कहा था कि आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर एक बिट्स एंड पॉकेट्स फिनोमेना है. मतलब कहीं है, कहीं नहीं है, कहीं है, कहीं नहीं है. उसके पास संगठन का कोई बेस नहीं है, तो मतलब आपके पास कोई टेक ऑफ वोट नहीं है. तो ऐसी स्थिति के अंदर आप कितना भी हुआ कर लो, आप मैक्स टू मैक्स 13-12% की पार्टी ही बन सकते हो. तो उनका कितना 11% वोट शेयर है? उनका 12.9%. तो क्या वो एक फर्स्ट टाइम फाइटिंग
on a scale is good or it's bad? No, in a start it is fine, it is good, but because they had created such a big हुआ, वो तो कह रहे थे कि 150 सीट आ रही है, केजरीवाल ही कह रहा था 150। पर केजरीवाल कहे तो समझ में आता है, वो पत्रकार जो केजरीवाल के मैसेज को बिना अपना दिमाग को लेके कर रहे थे उनको पूछना चाहिए। एक इतना सीनियर जर्नलिस्ट है जो एक इंग्लिश चैनल के अंदर है, वो ये कहने उसने ऐसा कह दिया था जो हमेशा ट्रोल होता है कि भैया ये नेशनल जो है वर्डिक्ट इस पे डिजाइन हो। कम ऑन यार, मतलब बी सेंसिबल। Now it's very clear. See, Gujarat will always vote Narendra Modi till Narendra Modi is there because गुजरात ने ही नरेंद्र मोदी को पीएम बनाया है। सही बात। तो अगर मान लो आप अपने घर में हो, अब आप कल को जाके कुछ बड़ा बन जाते हो और तो आपके घर वाले मोहल्ले वाले बोलेंगे ना कि यार ये तो अपन ने इसको बनाया है, इसको और आगे ले, इसको इसकी इज्जत नीचे नहीं होनी चाहिए। दैट्स एज सिंपल एज दैट। और कांग्रेस एक डेसिमेटेड पार्टी थी तो वो कंप्लीट डेसिमेशन, उनके पास अगेन लीडरशिप नहीं है यार। कांग्रेस से अगर आप कोई भी जीता जीते चुनाव को अगर हारने की स्ट्रेटेजी सीखनी है, कांग्रेस से सीख लो। मैं आपको कह रहा हूँ कि यार गुजरात में आपको 77 सीट्स, क्या आपने ऐसा कहीं देखा पिछले हर जगह है? गुजरात में आपको 77 सीट्स दी 2017 में, आप बहुत अच्छा चुनाव, बिल्कुल। अब आप कहाँ पे होगे? 17 खत्म की स्थिति पे, 17 सीट्स पे आया। बिल्कुल। कौन सी पार्टी करेगी? बीजेपी को बंगाल ने 77 सीट्स दी, बीजेपी सड़कों के ऊपर मेन ओपोनेंट बनी हुई है, आप गुजरात में गायब हो। दिल्ली में आप एक समय में मेन पार्टी हुआ करते थे, शीला दीक्षित जी के अलावा और कोई वोट नहीं देते। आप असेंबली में 5.5%, अभी थोड़ा बहुत मुसलमानों ने आपको वोट कर दिया तो आप 12 पे पहुंच गए, पर आप सिंगल डिजिट की पार्टी हो। आप स्टेट ले लो, आप तेलंगाना से राहुल जी की गई भारत जोड़ो यात्रा, वहां का वो बायपोल जहाँ पे आपको वो हार गए। सो यू नो, I just don't know. कहते हैं ना राहुल गांधी जहां से गुजरते हैं वहीं के इलेक्शन। They are doing PR. It can be good PR, bad PR, which will be judged eventually. But ultimately, in politics, you need votes to win. And politics is about winning elections so that you can come into government and execute your political vision. That is what it is. It is not an NGO-driven activity. It's very, very important. Now, in say Bharat Jodo. Good effort कि you are traveling across the country on the ground. I give it to it. Promoting fitness. चलो मीटिंग पीपल, आई गिव इट कि यार चलो पुरुषार्थ आदमी कर रहा है, विच इज नीडेड। ये चीज 7-8 साल पहले हो जानी चाहिए, पर अभी कर रहा है। मेरा सवाल है यार, तुम उन्हीं लोगों के साथ चल रहे हो जिन लोगों के साथ तुम पहले जुड़े हुए थे, तो क्या फर्क है तुम्हारा? वो तुमने नया कौन सा वोटर तुम लेके आए? बिल्कुल वही कुणाल कामरा को लाया अपने साथ वॉक कराने के लिए। यार कुणाल कामरा, भास्कर को लाया, भास्कर पिटे हुए पिक्चर्स इनकी है। They have been rejected by people in their own professions, yes. Which means they don't have the public cult. So you as a person have to now get, if you are aiming to become the next, come into power at center, you will try to expand your vote base. Yeah. But you are not expanding your vote base, you are going around in the same thing. It's like Delhi mein BJP is jitna BJP, zero leadership, 39% vote share, 39% वोट शेयर। पिछले 20 सालों में बीजेपी 32 से लेके 39 के ऊपर बढ़ी नहीं है। जब पहले 13-14% तीसरी पार्टी लेकर आती थी तो बीजेपी सरकार बनती, वो भी मदन लाल खुराना के समय के बाद, साहिब सिंह वर्मा के समय कब हुआ है? अब एक बाइपोलर इलेक्शन हो गया जिसमें आपकी दूसरी कॉम्पिटिंग पार्टी 45 से 50% के वोट पे हो, तो फर्क कहाँ है? सो अल्टीमेटली व्हाट आई एम सेइंग इज दैट you have to think that as a politician, are you expanding your vote base or not? If you're not expanding your vote base, if you're in the same thing, then it will not serve you political dividends. क्या आपको लगता है दिल्ली में भी lack of votes and MCD election भी हारना is BJP leadership? MCD तो it was, the BJP fought a very good election. But the point is that there was so much of anti-incumbency against the MCD because of कूड़ा really stuck to the people and corruption also stuck to the people. लोगों में सेंटिमेंट था यार, ये काउंसलर एक BHK के फ्लैट में आप कोठी में बैठा है, सही बात, और उसने काम नहीं किया, ये जमीन पे चीज। बिल्कुल। तो लोग स्वाभाविक है कि प्रक्रिया के चेंज के अंदर दूसरे को चांस देंगे। सो बीजेपी लीड्स लीडरशिप इन दिल्ली एंड इट नीड्स अ better party it needs a new party president in Delhi, which I'm sure अब आएगा बहुत जल्द। So a party president who can take care of the संगठन, along with that you need a popular face which is given 4 years of run. For social media पे आप चुनाव नहीं जीत, सही बात है। लोग ग्राउंड लोग वही ग्राउंड की पावर समझते हैं। सोशल मीडिया आपको एक मीडिया नैरेटिव शेप करने में करेगा, पर वो एक वन ऑफ द पिलर्स है। 3 बाकी पिलर्स अगर आपके टेकन केयर ऑफ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। लीडरशिप के अलावा और क्या सेंटिमेंट्स हैं जो चेंज हो या जिसके ऊपर इलेक्शंस जीते जाते हैं और जीते जाएंगे? देखिए, नंबर 1 तो है लीडरशिप,
नंबर 2 इज आपकी आपने जनता को कितनी सुविधा प्रोवाइड करी है। सो लोग दो ही चीज़ें देखते हैं जब वोट करते हैं। मैंने जो इतना ट्रैवल करके सीखा है कि या तो कोई लीडर या कोई पार्टी देश के हित में काम कर रही है या वो जनता के लिए कुछ मूलभूत सुविधाएं दे रही है। सो जितना लोकल चुनाव होगा उतने लोकल मुद्दे इंपॉर्टेंट होंगे, जितना बड़ा चुनाव होगा उतने राष्ट्रीय मुद्दे इंपॉर्टेंट होंगे। सो अब अगर आप मान लो छत्तीसगढ़ का चुनाव में लूं तो आज की स्थिति में भूपेश बघेल एक फ्रंट फुट पे चुनाव में एज पे हैं, क्योंकि ग्राउंड पे सेंटिमेंट है कि उन्होंने लोगों को सुविधा प्रोवाइड करी है। बीजेपी का वहां पे यूनिट जो है अभी जो पार्टी यूनिट है इट्स नॉट इन आई वुड से अभी तक लीडरशिप नहीं। अब रमन सिंह के बाद दे हैव नॉट बीन एबल टू प्रोवाइड दैट, और रमन सिंह भी अभी शांति बैठे हुए। सो दो चीजें, क्या तो आप जनता को मूलभूत सुविधाएं दे सकते हो, उसकी आम जिंदगी को टेकन केयर कर सकते हो, या आप देश के हित में बड़ा काम करो। ये दोनों चीजें, बीच का कुछ नहीं होता। तीसरी, आजकल देश के अंदर जितने भी चुनाव है वो महिलाएं डिसाइड कर रही है। जहां महिला वोट ज्यादा जाएगा वहां चुनाव जीता जाएगा। ये अक्रॉस ज्योग्राफीज है, अक्रॉस इलेक्शंस, हर जगह पर है। आप कहीं भी देख लो, बिहार में महिलाओं ने ज्यादा नीतीश कुमार बीजेपी को वोट किया, वो लोग जीते रादर देन ऑल द पोल्स। यूपी के अंदर महिलाओं ने ज्यादा योगी आदित्यनाथ प्राइम मिनिस्टर मोदी को किया, जीते। लोकसभा में लोगों ने मोदी जी को वोट किया, जीते। असेंबली में केजरीवाल को महिलाओं ने ज्यादा वोट किया, फ्री अभी एमसीडी के अंदर ही फ्री बस राइड को निकाली। सो दिस इट इज वेरी क्लियर। लोग कहते हैं कि महिलाएं रादर देन women of this country are really deciding who's coming to power. That's great. आपने किताब लिखी थी 2019 के इलेक्शंस में, मोदी मैंडेट जो था, तो मुझे पूछना है आपसे कि क्या है मोदी फैक्टर जो इतना बड़ा बन चुका है? क्या वो चीज़ क्या है ऐसी? यार, नरेंद्र मोदी फॉर पीपल इज होप. नरेंद्र मोदी फॉर पीपल इज a man who can get work done. Narendra Modi for a person is right intent for the country. Narendra Modi for a person on the ground is zero corruption. Exactly. Narendra Modi for a person on the ground is a civilizational leader. Narendra Modi for a person on the ground is somebody who takes care of women dignity. Narendra Modi for a person on the ground is somebody who will never harm the national interest. Narendra Modi for a person on the ground is somebody who is following an independent foreign policy. Narendra Modi for a person on the ground is that who can take bold decisions. Narendra Modi for some person on the ground is I would say a civilizational leader who is taking care, has the ability to take bold civilizational decisions. Narendra Modi for somebody for people on the ground is जो किसी के दबाव में नहीं आता, जो चीज देश के हित में होती है वही करता है. So Narendra Modi today defines all these principles, and that is why he's been able to overcome all traditional political analytical tools जो लोगों ने करा है. So ऐसी लीडरशिप जो होती है once in 30 years, once in 20 years आती है. और इससे पहले ऐसा कौन सा लीडर था? यार मैं तो यार 1991 में बॉर्न हुआ, तो उसके पहले मैं जज नहीं कर सकता. क्योंकि आई ऑलवेज जज लीडर आफ्टर क्योंकि हिस्ट्री बुक्स पढ़ के मैं लीडर को जज करूं, दैट इज समबडी एल्सेस व्यू पॉइंट ऑन जजिंग अ लीडर. सो आई वुड जस्ट से दैट व्हाट यू हैव सीन दिस, व्हाट आई हैव सीन, he has become a not just a pan India leader but a global leader, definitely. और आप ये नोट करके रखिएगा, आज की स्थिति में बीजेपी को जितना वोट 2014 और 19 में पड़ा था उससे ज्यादा वोट 2024 में पड़ेगा. उस सीट्स में कितना ट्रांसलेट हो आगे की बात है, पर ज्यादा वोट पड़ेगा. आज की स्थिति यही है. और जो 24 का चुनाव होगा वो एक सिविलाइजेशनल रेनेसांस के ऊपर लड़ा जाएगा. और सिविलाइजेशन रेनेसांस मतलब कि चेंज इन द वे. आप देखिए बिग थिंग्स, मंदिर जिस हिसाब से राम मंदिर बढ़ रहा है, इतने बड़े, कोई दूसरे सुप्रीम कोर्ट के उसके बाद से किसी दूसरे लीडर ने अपनी सिविलाइजेशन को अपने स्लीव्स पे डंके की चोट पे नहीं पहना. बिल्कुल. वो जाके वही तो लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी है. बिल्कुल. हमारी आइडेंटिटी सनातन है, भारतीय है. वी आर अखिल, पहले से हमारे लीडर्स, व्हाट इज बीइंग कूल? यार, वेयरिंग अ भगवा इज बीइंग कूल. गोइंग टू अ टेंपल इज आल्सो एज कूल. आई एम जस्ट सेइंग दिस इज आवर सिविलाइजेशन. व्हाट इज सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म इज रिस्पेक्टिंग ऑल फेथ्स and being proud of what your faith is. Secularism is not being you are not being proud of your faith. Exactly. The issue with the pseudo secularists since past has been they are not proud with what they are. Exactly. और वो एक हमारा जो देखो हिंदुस्तान का जो व्यू पॉइंट है, आप सिर्फ किताबों से भारत को नहीं समझ सकते. मैंने जितना देखा है, भारत को समझने के लिए आपको भारत को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा. और ये मैं ही नहीं कह रहा, आप ट्रेडिशनली जितने भी बड़े बड़े फिलोसोफर्स रहे, जितने भी बड़े बड़े सेंट्स रहे, जितने भी बड़े बड़े
आपको रेवोल्यूशनरीज रहे, उनने भारत के बारे में क्या कहा है? भारत को जीना पड़ेगा अगर भारत को समझना। सही बात है। आप जो चाइना से भी सिर्फ फिलोसफर्स आते थे, आप पढ़ लो हिस्ट्री, वो भी स्थिति यही रही है। आप स्वामी विवेकानंद को भी आप देख लो, आप अशोक को भी देख लो, किसी को भी देख लो। मोदी हैज लिव्ड दिस कंट्री फ्रॉम बॉटम अप, and this is what differentiates Modi from any other leader right now. That's it. This is nothing else. उसको पता है कि कलेक्टर ऑफिस के अंदर भी क्या दिक्कत हो सकती है और एक बड़े लेवल पे भी क्या दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते। एंड आई से दिस कि आगे चल के भी ओनली मोदी कैन डिफीट मोदी, नोबडी एल्स कैन डिफीट मोदी। ये चीज आप रखिएगा। अभी काफी टाइम तक तो मुझे लगता है हमें उन्हीं का ही देखने को मिलेगा। मिलेगा। देखिए यार, पॉलिटिक्स में a week is a long time in Indian politics, but what I can tell you is that this has been the case। यार आपको मैं आपको बेसिक उदाहरण देता हूँ। महाराष्ट्र के अंदर किसी ने सोचा था उद्धव ठाकरे विल गो टू एनसीपी एंड फॉर्म द, किसी ने सोचा था फिर एकनाथ शिंदे, बाला साहेब ठाकरे क्या सोच रहे होंगे फिर कि ये क्या कर दिया, मतलब वो ऊपर से सोच रहे होंगे ये क्या कर दिया। सो पॉलिटिक्स में नेता लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखते हैं ज्यादातर। बट वही बात है ना, अगर आज बीजेपी ये कर जाए, मोदी ये कर जाए ऐसा काम, तो लोग की सेंटिमेंट्स खराब हो जाएगी कि यार वी बिलीव्ड इन दिस गाय कि ये तो कम से कम ऐसा काम नहीं करेगा। मोदी इज कल्ट, उद्धव ठाकरे इज नॉट कल्ट। हाँ, बाला साहेब ठाकरे वाज अ कल्ट। Bala Thackeray was an emotion. Modi is an emotion. Yeah. Uddhav Thackeray is not an emotion. He's a politician. There's a difference between the two. And that is what differentiates Modi from anybody else. Do you think ever Rahul Gandhi will ever be the prime minister of this country? यार मैं भविष्यवाणी नहीं करता, मैं सिर्फोलॉजी करता हूँ। पर मुझे यही चीज है, पर मुझे मतलब जितना पॉलिटिक्स आप समझते हैं, जितना इलेक्शंस आप समझते हैं, क्या कोई ऐसा टाइम आएगा आज से 15 साल बाद जब राहुल गांधी की एक्चुअली में एक्सेप्टेबिलिटी होगी इंडिया में एज द प्राइम मिनिस्टर? भारत के अंदर कुछ भी हो सकता है, ये चीज देयर अभी तो नहीं दिखता, पर आगे चल के क्या हो किसको क्या पता। और एक और चीज मैं बताऊं आपको, मोदी ने has been one of the very few leaders who has really run an independent foreign policy. Otherwise कई बार in the past foreign powers के दबाव में आकर जो है हम लोगों के डिसीजंस हुए और हमारी फॉरेन पॉलिसी है, बिकॉज ही इज गॉट दैट मैंडेट। देखिए अगर नरेंद्र मोदी के पास मान लो 300 सीट नहीं होती है, 272 प्लस नहीं होती, तो ये नहीं कर पाते। ऑफ कोर्स इट इज पार्ट एंड पार्सल, कोलिशन पॉलिटिक्स हैज इट्स ओन कंपल्शंस। बिल्कुल। And he is also the prime minister and also the leader of the party. Yeah. For Manmohan's case, he was a prime minister, but he was a lame duck prime minister after a point. Exactly. Beijing Olympics में 2008 में आइडियली प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए था, पर गई कौन थी? श्रीमती सोनिया गांधी। तो जब एक मैसेज जाएगा कि पावर सेंटर ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है कोई और है, तो सरकार में ऐसे ही होगा जो चीज होगी। और मोदी के केस में वैसा नहीं। मोदी जी के केस में वैसा नहीं है। तो मेरा अगला सवाल आपसे है कि आपने पूरा इंडिया घूमा है, आप हर जगह अलग अलग, आपकी बहुत सारी कहानियाँ होएगी इलेक्शन रिलेटेड, तो मुझे 2-3 जगहों के बारे में जानना था। आई थिंक ऑडियंस भी इंटरेस्टेड होएगी इसके बारे में। जैसे बिहार के इलेक्शन होते हैं, बिहार के इलेक्शंस मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग इलेक्शंस होते हैं। इनफैक्ट इंडिया में कोई भी इलेक्शंस होते हैं, स्टेट या नेशनल इलेक्शंस, इट्स लाइक अ फेस्टिवल, पूरा फेस्टिवल सीजन होता है वो। बिहार के इलेक्शंस में ऐसी क्या खास बात है जो आपने देखी या नोटिस करी कि यहाँ पे अलग ही तरीके से काम चलता है? एक तो 2 चीज़ें, और क्या बिहार में अभी भी बूथ कैप्चरिंग होती है? पहली चीज़ तो देखिए, चुनाव एक ऐसा समय होता है जब रियली पावर जनता के हाथ में होती है, ना कि नेता के हाथ में, अधिकारी के हाथ में। सो दिस डेमोक्रेसी इज सो फंक्शनल टुडे despite all the push and pull, because elections are taking place. I don't say this with a biased mind of being a psephologist. I have nothing in that. But I have seen this. Generally आप देखो कि इस देश में कभी कभी आप कलेक्टर ऑफिस में जाके देखना, हाथ जोड़ के ऐसे आदमी खड़ा हो जाता है, नॉर्मल बंदा 2-2 घंटे 3-3 घंटे वेट करता है। क्यों भाई? कलेक्टर का ब्रिटिश के काल का समय चल रहा है और आप कलेक्टर वाली प्रक्रिया कर रहे हो चेंज, क्या जरूरत है? ऑन लॉजिक, उसका तो अधिकार, उसको तो करना है, उसको तो सेवक है वो जनता का। सही बात है। नेता अभी एटलीस्ट ऐसी स्थिति है कि जब नेता अगर काम नहीं करे तो जनता हटा सकती है। तो इलेक्शंस इसीलिए जरूरी है क्योंकि इट गिव्स अ रियलिटी चेक टू द पॉलिटिशियन व्हिच इज देयर। Now that is why they are festival, which you say, understand the logic. Now Bihar, sadly Bihar has been a state, compare UP and Bihar. Caste is necessary for social representation, but UP has moved beyond caste in terms of कि यार सिर्फ जाति important नहीं है,
अगर योगी ने राशन प्रोवाइड किया है या लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया है तो क्रॉस कास्ट उसको वोट मिलेंगे। हाँ। पर बिहार के अंदर जाति ज्यादा सर्वोपरि है इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग पॉलिटिकल आउटकम क्या है, क्योंकि वहां पे लोगों की पर कैपिटा इनकम इतनी नहीं बढ़ पाई है और अभी भी वहां पे जो है जात बहुत ज्यादा चलती है, तो विच मेक्स द इलेक्शन इंटरेस्टिंग। सैडली होना ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि देखो आपकी सोशल आइडेंटिटी, मैं को आप अखिल आपका नाम, मुझे आपका सरनेम नहीं पता ना, मैंने जानने की कोशिश करी क्योंकि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। रियल बिहार के अंदर कौन सी जात का आदमी है, कहाँ से चीज इज देयर, किस टिकट दिया गया, वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर जगह सोशल रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है और समाज के अंदर सोशल रिप्रेजेंटेशन जरूरी भी है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वही एक डोमिनेंट फैक्टर बन जाए। सही बात है। तो अभी भी बिहार को समय है। देखो नीतीश कुमार के राज के अंदर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ, पर अब वापस से जब अलायंस हो चुका है, आपने अभी देखा हुज ट्रेजेडी किस तरीके से हुई, तो बिहार एक नॉलेज का सेंटर हुआ करता था और आज जो है वो वैसी स्थिति नहीं है। सड़कों की भी हालत काफी बुरी है। तो बिहार की राजनीति इसीलिए कॉम्प्लेक्स है क्योंकि जात पात ये सब अभी भी उसी पे लोग वोट देते हैं। डेवलपमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर मैं कहूँ कि एक पैरामीटर ऑफ 10 की बात करूं तो अगर बाकी स्टेट यूपी में जात 4 इंपॉर्टेंट होगी या 5 इंपॉर्टेंट होगी, बिहार में 7 या 8 इंपॉर्टेंट होगी। दैट इज वेयर इट सो इट्स जस्ट नॉट डेवलपमेंट विच विल मेक यू विन इलेक्शन इन बिहार। टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल, वहां पे भी मेरे हिसाब से डेवलपमेंट ऐसे ही जा रही है, लेकिन ममता ऐसे जा रही है। देखिए मोदी की पॉलिटिक्स और लेफ्ट की पॉलिटिक्स में ये फर्क है। मोदी डेवलपमेंट का चस्का आदमी को देता है, गुजरात में उनका एग्जांपल लीजिए, और फिर लोग उस डेवलपमेंट में विश्वास करके बार बार उनको वोट करते हैं। लेफ्ट का मॉडल है कि आदमी को गरीब रखो और गरीब आदमी जब रहेगा उसको दबंगाई के साथ वो आपको ही वोट करेगा। बंगाल के अंदर डर की राजनीति नहीं वहाँ पे एग्जैक्टली जैसे अभी हमारे कोई मेड्स वगैरह घर में वो बताते कि वहाँ पे तो वो कहते हैं आपको मार देंगे हम आपकी उस पे 3.5-4 महीने बंगाल रहा हूँ और बंगाल के अंदर जिस हिसाब से वोटिंग आप कह रहे थे आपके ऊपर अटैक भी हुआ था वो तो त्रिपुरा के अंदर हुआ था और बंगाल के अंदर भी मतलब लोग, मैं तो मालदा जैसे एरिया में रहा हूँ जहाँ 40 डेमोग्राफी इतनी बुरी है। बुरी मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि देश में अगर डेमोग्राफी कंप्लीटली देश की ऑल्टर हो जाएगी तो हमारे एक नेशनल सिक्योरिटी को भी थ्रेट रहेगा। बिल्कुल। अगर आप हिस्टोरिकली एरियाज को उठा के देख लीजिए जहाँ पे डेमोग्राफिक कंप्लीट इम्बैलेंस हुआ है, वहाँ पे दूसरी ताकतें सर्वोपरि हुई है। बिल्कुल। When did problems started to take place in Jammu and Kashmir? When the entire demographic imbalance happened. So that is a reality. And it is just not, I think not just in India, I think it's world over. World over. Yeah. And this is the harsh truth which you have to admit. Yeah. So and this is the secular truth. So बंगाल के अंदर अभी भी बूथ कैप्चरिंग के साथ साथ डर की राजनीति बहुत होती है। बूथ कैप्चरिंग डर की राजनीति बहुत होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि यार आपको वोट मुझे डालना है तो मैं डाल ही पाऊंगा। वहाँ पे पाड़ा जो है वो कैप्चर होते हैं, बम फेंके जाते हैं, क्रूड बॉम्ब्स चलते हैं। स्थिति ऐसी है। आप देखो बीरभूम के अंदर अनुव्रत मंडल का इतना ज्यादा दबंगाई चलती थी, अब जाके उसके खिलाफ जो है ईडी सीबीआई ने चार्जेस करे, पूरा कैटल स्मगलिंग चलाते थे। सो बंगाल रियली नीड्स अ चेंज बिकॉज बंगाल इज जस्ट नॉट कैलकाटा एंड एज यू मूव अवे फ्रॉम कैलकाटा यू विल सी कि लोग कितनी गरीबी में रहते हैं। बट इशू ये है कि बीजेपी का जो कैंपेन हो रहा है ना वो एक बाहरी वर्सेस बंगाली तरीके का रह के चल गया था, इसीलिए दे डिड नॉट विन इट। ममता इज माटी की बेटी। You think BJP needs a big local they are leader building over there? They are building. They have got good faces now. You think next election something can happen or be another term of Mamata Banerjee? It will all depend on how results come out in 2024. So BJP is expanding its base. It has got a very good mandate in the last election in terms of the seats. आप 2 या 3 सीट में थे इसके पहले के असेंबली में और आप 77 तक पहुंचते हो, which is very big. आपने सदर्न जो पूरा साउथ बंगाल में बीजेपी का नहीं मैं पूछ रहा हूँ जो आप साउथ पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे आप गए हो ऑन ग्राउंड? तेलंगाना इज वेयर जहाँ पे बीजेपी का एक आइडियोलॉजिकल वैक्यूम है जो बीजेपी फिल कर सकती है। मेरा ये कहना है कि जो वो नीचे के 5-6 जो स्टेट्स है ऐसा क्यों है कि वहाँ पे रीजनल पार्टीज इतनी ज्यादा? उसका हिस्टोरिकल रीजन रहा है। देखो कर्नाटका में ट्रेडिशनली बीजेपी का यू हैव टू गिव क्रेडिट टू येदियुरप्पा, he built from early 1980s से लेके he had built the party और जाके अब पार्टी को dividends उसमें मिले। Now it has a very strong general secretary organization in terms of BL Santosh. So party is strong in Karnataka.
पार्टी को पहले वोट मिलते नहीं थे मैसूर वाले रीजन से, वहाँ पे भी पार्टी ने इंडोर्स किया है। अभी दिस इलेक्शन कर्नाटका विल बी चैलेंजिंग फॉर द बीजेपी एंड विच इज देयर, बट पार्टी का एक बेस है वहाँ पे। अब मैं बाकी के राज्य देखो, तमिलनाडु का अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स जो द्रविडियन पॉलिटिक्स रही है हमेशा एंटी सेंटर रही है। तो वहाँ पे 40-50 साल से सीप इन कर दिया गया है कि तमिलनाडु प्राइड मीन्स बी अगेंस्ट द सेंटर, भले वो कोई भी सरकार हो। तो इसी कारण जो है कोई नेशनल पार्टी वहाँ पे सीप इन नहीं कर पाई है। अब बीजेपी हैज गॉट अ वेरी गुड लीडर इन टर्म्स ऑफ अन्नामलाई देयर, बट अगेन इट्स अ 10 ईयर प्रोजेक्ट। कोई भी चुनाव ना 5 साल का प्रोजेक्ट नहीं, बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, क्योंकि पहले आपको समाज के अंदर सोशल चेंज करना होगा, फिर जब सोशल थिंकिंग में चेंज आएगा फिर जाके ही पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर चेंज आएगा। सही बात। तेलंगाना के अंदर क्योंकि सब पार्टीज जो है KSCR, AIMIM, ये सब के सब जो है वो सेक्युलर कोट एंड कोट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो बीजेपी के लिए एक अच्छा आइडियोलॉजिकल वैक्यूम है जो फिल करेगी। सो अगेन बीजेपी विल बी इन द इयर्स टू कम, मैं ये नहीं कह रहा जीतेगी हारेगी, बट इट विल बी अ प्रोमिनेंट प्लेयर इन द पॉलिटिक्स ऑफ केरला में भी चेंज आना बहुत जरूरी। केरला में डेमोग्राफी ऐसी है कि बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम क्रिश्चियन वोट्स स्ट्रेटेजिकली कंबाइन हो जाते हैं और वहाँ पे लेफ्ट और जो UDF LDF है वो बीजेपी को रोकने के लिए एक दूसरे में ट्रांसफर कर सारी ऑपोजिशन फोर्सेस ऐसी है ना वहाँ पे, सबका ये नैरेटिव बिल्कुल बीजेपी से ऑपोजिट है जो उन्होंने गाड़ा हुआ है वहाँ पे। और साथ में अब अगेन इट्स अ लॉन्गर प्रोजेक्ट, बट अभी केरला में इशू यही है कि LDF UDF स्ट्रेटेजिकली एक दूसरे को वोट ट्रांसफर कर देते हैं जहाँ पे भी बीजेपी के जीतने के चांसेस होते हैं वहाँ पे। सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट एबल टू पुल enough votes to win seats. That's why I say demography is the reality which everybody has to admit. चलो, my last 2 questions. एक तो मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि इंडिया में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बढ़ाने की? क्या जो कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूंसीज और बढ़ाई जाएगी नेशनल इलेक्शंस में, क्या कितनी ज़्यादा ज़रूरत है उसकी? जब आप ऑन ग्राउंड देखते हैं, क्या ऐसी चीज़ होने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा एरियाज हो गए हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है एक MP को काम करने के लिए? मैं सहमत हूँ इस बात से। मैं ये मानता हूँ कि जितनी ज़्यादा पावर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में मिलेगी उतना ज़्यादा देश के लिए भला होगा। आई बिलीव दैट द होल सेटअप ऑफ ब्यूरोक्रेटिक सेटअप विच वॉज देयर पोस्ट 1950s, वो सरदार पटेल जी ने सोचा था, क्योंकि तब हम लोग इनिशियली एक नेसेंट डेमोक्रेसी थे तो एक स्टील फ्रेम चाहिए था, पर अब वो स्टील फ्रेम जो है उसमें जंग बहुत बहुत जगह लग गई है। सो मैं बिलीव मतलब अगर हमारे देश में मेयर है जैसे, तो मेयर को एक कलेक्टर इन सबसे ज़्यादा पावर होनी चाहिए। ही शुड नॉट बिकम जस्ट लेम डक पोस्ट, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को ऑन एन एवरेज पॉपुलेशन उसमें होती है। सो अगर ज़्यादा MP की कॉन्स्टिट्यूंसीज होगी, शायद से न्यू पार्लियामेंट भी इसी कॉन्सेप्ट से बन रहा है, सो इट विल बी मच बेटर इज व्हाट आई फील। मतलब इट विल बी मच बेटर इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विसेज फ्रॉम द MP। और ज़्यादा MP लैड फंड भी होना चाहिए फॉर एन MP टू डू वर्क, एज दैट इज व्हाट आई एम सी। MP शुड बिकम द फोकल पॉइंट ऑफ गेटिंग द वर्क डन इन द parliamentary constituency. That's how we should re-look at our democratic framework and divest more powers in the mayor compared to the permanent bureaucracy which is there. Okay. My last question, ये क्वेश्चन नहीं है बट मेरे को आपका ये जो आपके साथ पिछले साल एक किस्सा हुआ तो उसके बारे में डिस्कशन करनी थी। तो क्या किस्सा हुआ था? जैसे न्यूज़ में आया था हर जगह कि आपका अरेस्ट हो गया था बॉम्बे में, क्या हुआ था वो? कुछ नहीं, उस वक्त I was associated with Republic and Republic at that time was उस वक्त fearless reporting Arnab and the entire team was doing, and there was a case on Sushant Singh Rajput which we were following with letter and spirit based on facts, evidences which we had. पता नहीं क्यों कि जो महाराष्ट्र की सरकार थी उस वक्त उसने बिहार की पुलिस को इन्वेस्टिगेट नहीं करने दिया और इस तरीके से प्रतीत करा कि जैसे उनका उस केस के अंदर कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो स्वाभाविक है कि पत्रकार रिपोर्ट करेगा। सही बात। और मिस्टर गोस्वामी ऑल्सो डिड इट एंड आई ऑल्सो डिड इट, सो दे हैड टू स्टॉप मिस्टर गोस्वामी, दे हैड टू स्टॉप मी। So I was the first guy who got 24 hours in the for few 10 to 15 hours in the police station. और वो चाह रहे थे कि मैं कुछ अर्नब के खिलाफ लिख दूं, बोल दूं, which I did not do. Okay. So then they filed many cases on me.
बट आई थिंक ऑल दी केसेस में से मोस्ट ऑफ देम हैव गॉन अवे. एक केस चल रहा है जिसमें ऑल्सो आई थिंक आई विन इट ओवर बिकॉज दोज आर ऑल फेक केसेस. And that was also the time when Bollywood was really challenged on its core. See, I am per se not against Bollywood and all, but I am against this lobby in Bollywood जो किसी भी नए यंगस्टर को बढ़ने ही नहीं देती है. और जैसे कि राजनीति के अंदर कुछ परिवार ही राजनीति चलाते थे, ऐसे ही कुछ परिवार है जो बॉलीवुड चला, परिवार है जो चलाते हैं. एंड वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था बॉलीवुड के लिए जब देश की जनता के सामने था कि भैया देखो क्या बड़ा चला हुआ है, जो वो आज तक भुगत रहे हैं. अभी तक आप देखो जो कहते हैं आज एक अच्छा कंटेंट एक कंटेंट आया था नेटफ्लिक्स, देख लिया मैंने, रणदीप हुडा का, ब्रिलियंटली रिव्यूड एंड रिव्यूड. आज आदमी के पास पूरे OTT का पूरा ऑप्शन है और आज इतने PR के होने के बावजूद इनकी पिक्चरें जो घटिया स्क्रिप्ट वाली है, भले कितने भी अच्छे स्टार को नहीं चल पाती क्योंकि स्क्रिप्ट घटिया है. भाई मेरी कोई राजनीतिक विवशता नहीं है कि मैं किसी स्टार को बैठाऊं या नहीं करूं, जो नेताओं की हो सकती होगी, पर इस देश के अंदर इतना टैलेंट है जो भागलपुर से लेके छपरा से लेके लखनऊ से लेके तमिलनाडु से लेके हर जगह है. और ये सब उन टैलेंट को सिर्फ C ग्रेड एक्टर्स, D ग्रेड एक्टर्स या साइड रोल्स देके क्यों रखते हैं और सिर्फ कुछ स्टार के बेटे बेटियां क्यों करें. सही बात है, बेसिक कर रहा हूं ना मैं आपसे बात. और इनकी अगर पिक्चरें पिटे तब भी इन पे इतना पैसा क्यों लगाया. अरे अच्छा तो करो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट पिट रही है तो क्यों लगा रहे हो. तो इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए ना. बात है. ये मेरा एक ट्रेडिशन है. अगर अखिल भी जाके कल को बॉलीवुड का स्टार बनना चाहे, उसमें टैलेंट तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. ऐसा थोड़ी कि अखिल का पापा एक्टर होगा, वो 100 करोड़ रुपए एक प्रोडक्शन हाउस में डालेगा तभी वो लॉन्च होगा. अब तो सिस्टम भी चेंज हो गया क्योंकि अब OTT के आने के बाद अगर आप अपॉर्चुनिटीज मिल गई है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, पीपल हैव सीन थ्रू इट. तो भले कोई भी स्टार हो, अगर उसकी स्क्रिप्ट में दम नहीं है, अब तो प्रोडक्शन हाउसेस भी समझने लग गए. सो देयर इज बी कंप्लीट चेंज व्हिच हैज गॉन. और पहले ये लोग यार हमारी संस्कृति को इस तरीके से अपमान करते थे एंड दे यूज्ड टू थिंक इट एज कूल. नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टू सी थ्रू इट एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग दिस आउट. सो आई एम जस्ट सेइंग दैट भैया आज के युग में जब सबके पास 5G डेटा धीरे धीरे आ रहा है, सबके पास फोन है, वीडियो है, सब कुछ है, कोई भी आदमी स्टार बन सकता है और कोई भी आदमी किसी से भी सवाल पूछ सकता है. पहले इनको लगता था इनसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे और जस्ट बिकॉज जो करना है करे, जो बोलना है बोले. सो इट इज नाउ बिकम मोर डेमोक्रेटिक एंड दैट इज द होल रियलिटी. And this is what has changed has happened, which they are not liking. And these people talk about. I too want to ask these advertisers also, जो कई इनको बड़े advertising की इसमें they make them brand ambassadors. You need to also see भैया where you make such people brand ambassadors, whether they practice this in their real life or not. तुम करो ad health का और अपनी प्राइवेट जिंदगी में तुम ड्रग्स करो, ये कौन सा तुम यार यूथ आइकॉन हो यार. What are you telling me? Are you telling me a nashedi ganjedi charsi can become a fitness icon? No. Come on yaar. You should be honest. And you should be fearless to speak the truth. Just because these people have 100 crores of money, that does not mean they can fool the people all the time, no? हम बात करते हैं एक्चुअली कि जो कौशलेश भाई है वो हमेशा कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडिया में एक्चुअली में नहीं है, क्योंकि प्योर फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है कि आप कुछ भी किसी भी तरीके की बात बोल सकते हो. आज कहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक, फॉर एग्जांपल जो नूपुर शर्मा वाला केस हो, मैं उसकी एक बात करना चाहूँगा. मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने कुछ बात बोली, हो सकता है कि उन्होंने लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करा हो सकता है नहीं करा, लेकिन क्या वो बात एक्चुअली में लिखी नहीं है? लिखी हुई बात ही तो बोली ना. अगर हम अपने आप को एक टॉलरेंट सोसाइटी कहते हैं तो क्या उस वक्त जो नूपुर ने कहा उसके पहले हमारे शिवलिंग को कितना सब कहा गया था. पर क्या जिन जिन लोगों ने शिवलिंग को कुछ कहा वो आज उनको क्या वो जान का उनको खतरा है? नहीं, वो आराम से मजे से घूम रहे हैं. नूपुर शर्मा, पर नूपुर इस वक्त जो है her life is under threat and that's why she's got security cover in all of it. So I am saying that the bar of freedom of expression should be equal. Secularism does not mean that you give special privileges to one religion over the other. Secularism means that you treat all religions equally. And if you believe that if you make this principle that matters of religion are not open to public scrutiny, then please make it for all. There was a political leader who had put the photo of our shivling and had compared it to what not. आपको याद होगा कि एक टीएमसी की लीडर थी, उसने एक शिवलिंग की फोटो डाली थी और उसको किससे कंपेयर किया था?
कोई प्राइवेट पार्ट से कंपेयर किया बिल्कुल, था। बिल्कुल, अब अगर मैं वही कॉन्ट्ररी दूसरी तरफ के धर्म के कर दूं तो तलवारें निकल जाएंगी। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? सेक्युलर वर्ड तो कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं, वो तो बाद में इंसर्ट किया गया था। तब भी सेक्युलर इन एसेंस हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है। अंबेडकर ने, आप पढ़िए जाके, रेडिकल्स के खिलाफ क्या बोला है अपनी कमेंट्री के अंदर। तो सेक्युलरिज्म मीन्स व्हाट, कि तुम कोई भी धर्म के हो, मैं कोई भी धर्म का हूं, हम दोनों को बराबर ट्रीट किया जाएगा, हमारी भारतीय आइडेंटिटी सुप्रीम है। आपको जो भी धर्म को प्रैक्टिस करना है आप करो, उसकी मेरे को इज्जत है, मैं जो भी धर्म को प्रैक्टिस करूंगा मुझे उसकी इज्जत है। दैट्स इट। You're not against anybody, but secularism does not mean कि भैया एक धर्म को special privileges दो और दूसरे धर्म का मजाक उड़ाओ। सही बात है। That is not secularism. So if you are saying that what Nupur Sharma said is wrong, if she had hurt public sentiments, then also please admit that those who had called out her shivling, they had also hurt public sentiments. Yeah. So it cannot be either or. Yeah. You can't take sides like this. It has to be level playing. It has to be level playing. No, please make it, no. This country needs to make a decision that whether matters of religion, any religion, Hinduism, Sikhism, Islam, any religion, Christianity, कोई भी धर्म का अगर कोई भी मैटर आउटसाइड पब्लिक क्रिटिसिज्म अगर है तो ऑल इट शुड बी इक्वल फॉर ऑल। ऐसा नहीं हो सकता कि एक धर्म को आप मजाक बनाओ और दूसरे धर्म के ऊपर आपके दूसरे प्रिंसिपल्स। सही बात है। इट हैज टू बी इक्वल। आई रिस्पेक्ट बिकॉज वी बिलीव इन आर्टिकल 14 which is equality. That is how it has to be practiced. So, when you talk about minority, who are the real minority in this country? Parsis are real minority in this country. Sikhs are real minorities in this country. So, why is it that when you only talk about minorities, you only talk about one dharma? Exactly. Very good point. Parsis के बारे में कोई बात ही नहीं करता। फिर वो तो उनकी पॉपुलेशन आप देखो सबसे कम है, तो क्या वो स्पेशल प्रिविलेजेस की बात करते? नहीं करते। फिर ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब जो चीज़ एक पूरी लॉबी द्वारा की गए हैं, जो इस देश के अंदर टर्मोइल फैलाना चाहते हैं, जो इस देश को ट्रेडिशनली वीक देखना चाहते हैं और इस देश को बाहर द्वारा चलाई गई पावर्स से चलवाना चाहते हैं। दिस इज एज सिंपल एज दैट। मैं कहता हूँ माइनॉरिटी मीन्स माइनॉरिटी. So when minority does not mean only one religion. So when you give, say you give a minority welfare. So when you talk about minority welfare, you should see the community which has got the least amount of presence. Say the Parsis, they should get the maximum amount of funds. Logically, na, which is there, but that does not happen. So इशू हैज बीन कि हम लोग ने हमारे प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया है, और ये इसी कारण जो है देश के अंदर, भाई आप मुझे बताओ, लोग मुसलमान वेलफेयर की बात करते हैं, जिन जिन नेताओं ने मुस्लिम वेलफेयर की बात करी उनमें से कितने नेताओं ने मुसलमानों के आर्थिक इंडिकेटर्स और सोशल इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ किया हो? जीरो किया हो। उनने मुसलमानों में एक डर फैला दिया कि भैया तुम्हारे को कुछ हो जाएगा, झूठा डर फैला। पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जितना मुसलमान इस देश के अंदर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जितना फ्रीडम राइट्स है, कोई खैरात में नहीं दिए गए, उतना कोई इस्लामिक मुल्क के अंदर भी उठा के चीज नहीं होगी। तो हमको इस्लामिक मुल्क तो नहीं है ना, हम तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। फिर हमने कौन सा चीज, मुझे बताओ कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी सरकारी स्कीम है जो एक हिंदू को मिले और मुसलमान को नहीं मिले? क्या कोई सरकारी स्कीम लिख के जाती है शर्मा को दो और खान को मत दो? नॉनसेंस यार। These people want to create a fake bogie, and this fake bogie is by powers who fund these so-called people, whether it is journalists, lobbyists, others who rake this furgy narrative. And this is against the interest of the country. All of us are Indians and Bharatiya in nature. And that is what should happen. So we cannot apply different principles. India first. India first. अरे भाई, अगर मैं हिंदू हूं और मैं कहूंगा घर से हिंदू, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं सेक्युलर नहीं हो गया। मैं बिल्कुल सेक्युलर हूं। Secularism does not mean special privileges to one religion. This bogies of leftist and the bogies of lobbies जो अभी तक चल रहा है, ये सबसे बड़ा झूठ इस देश को फैला है। That is what I am against. I am a true national. I am truly believe in equality, and true equality means treating everybody equally. That has not happened, and this is what has to be called out. And this is why there is a resurgence of Hindus at places. Yes, because truth is coming out. People want all this. I am against fringe. Fringe हर तरफ होंगे. Fringe हर तरफ होंगे. पर उसको आप एक तरफ आप बोलो कि fringe उस धर्म, आप एक तरफ के fringe को लो और कहो कि वो उस धर्म की रियल आइडेंटिटी है, और दूसरी तरफ कोई करे तो बोलो fringe है। ऐसा थोड़ी होगा ना। सही बात। फिर मीडिया करता है। मीडिया क्या करता है? मीडिया करता है, पॉलिटिकल पार्टीज करती, सब करते हैं। तो मतलब कि कोई चाहता है इस देश के अंदर चीज हो। भैया देखो,
आज अगर हिंदुस्तान अभी तक एक स्विंग पावर हुआ करता था, इमर्जिंग पावर हुआ करता था, अब हिंदुस्तान एक लीडिंग पावर की तरफ बढ़ रहा है। वो आई टू आई उठा के यूएस को कह देता है कि भैया अगर आप मेरे को बोल रहे हो कि रशिया से ऑयल नहीं लूं, आप यूरोपियन यूनियन को बोलो बंद करने को, उसका तो उससे ज्यादा है, बिकॉज वी हैव अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। आज यूएस स्ट्रॉन्ग स्टैंड, आज हिंदुस्तान जाके मुंह पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कहता है कि हम नहीं चाहते 26/11 या 9/11 जैसा हो, पाकिस्तान इज टेररिस्ट हेवन, मुंह पे कहता है। पहले लोग इंडिया पाकिस्तान को सेम ब्रेथ में लेते थे, आज कोई इंडिया पाकिस्तान को सेम ब्रेथ में लेता। आज चाइना की हालत खराब है कि इंडिया चाइना से ज्यादा ग्रो कर रही है। आज इंडिया जो है यूएस और ऑस्ट्रेलिया के साथ में जाकर अपनी कंबाइंड डिफेंस एक्सरसाइज करती है और चाइना इंटरनेशनली आइसोलेट हो रहा है। और चाइना को पता है कि अगर वर्ल्ड ओवर कोई उसकी सिविलाइजेशन या उसकी पावर को टेक ओवर कर सकता है तो वो सिर्फ इंडिया है। और उसके लिए जरूरी है कि भले कोई भी पॉलिटिकल वॉर, इंडिया हैज टू ग्रो एंड इट हैज टू ग्रो व्हेन, बिकॉज जब तक वेल्थ नहीं क्रिएट होगी कोई नेशन आगे नहीं बढ़ेगा। एंड दिस इज व्हाट इज हर्टिंग लॉट ऑफ पीपल अक्रॉस द कंट्री, बिकॉज सी इवन अमेरिका और इवन एनी अदर कंट्री विल वांट कि यार ये नीचे रहे ऊपर ना उठे। दैट इज हाउ इट इज देयर। सो दिस इज व्हाई it is extremely important that our country remains secure. Whosoever comes, and number 2, there is political stability in the country, and number 3, these lobbies which want to create division in the society. See, political past चाहिए, मुझे बताओ, लोग बोलते हैं फ्रॉड लोग की ईवीएम। अरे बॉस, अभी तुम देखो मध्य प्रदेश में किसकी सरकार, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार, सिंधिया चले गए पर कांग्रेस थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस थी, राजस्थान में कांग्रेस थी, तमिलनाडु में नॉन बीजेपी है, आंध्र प्रदेश में नॉन बीजेपी है, हिमाचल में भी कांग्रेस जीती। उसके बाद तुम्हारा आप आ जाओ बंगाल के अंदर नॉन बीजेपी, उड़ीसा के अंदर नॉन बीजेपी, बिहार के अंदर नॉन बीजेपी। तो फिर भाई और क्या चाहिए लोकतंत्र यार, और क्या चाहिए लोकतंत्र? तुम बोलते हो लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। भैया इतनी सारी तुम्हारी सरकारें जनता ने उठा के दी, और क्या चाहिए तुमको लोकतंत्र? जस्ट बिकॉज मोदी जीत जाए तो लोकतंत्र खतरे में, और जब तुम जीत जाओ तो लोकतंत्र खतरे में नहीं हुआ। क्या लॉजिक है यार? सही बात है। बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई, बड़ा अच्छा लगा। मैं बोलना चाहूंगा, अभी इलेक्शंस हुए थे, आगे भी इलेक्शंस आते रहेंगे। एक चीज़ आप हमारे ऑडियंसेस को ये भी बोल दो कि जितने लोग के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है ना, वो प्लीज़ एक बार बना ले। मैं देखता हूँ मेरे दोस्त कितने सारे लोग हैं वोट ही नहीं करने जा रहे यार। क्या मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, दिस इज अ प्रॉब्लम मेनली इन द मेट्रो टाउन्स, कि आप इतना ज्ञान डालते हो इंस्टाग्राम पे, यू go on commenting so much on Instagram, you go on commenting so much on Twitter, you have such a strong opinion, but when it comes to doing something, you completely are laid back on a Sunday or a Saturday on a voting day and think that it is not important. If you do not vote, then you don't have the right to comment on what is happening in the country logically. If I have an opinion, that is fine, but you also have to vote. India should see a time when Indian polling 90%. Yes. Right now we are averaging at 60%. That can only happen when people in the cities come out to vote. Exactly. And traditionally cities have voted less. And you know, I give credit to all the people who live in the rural areas and the urban areas. At least when they believe in something, when they have an opinion, they exercise their power. And so the youth, so-called youth, and everybody should exercise that power, because it is actually a power. Exactly. That's what I'm trying to say. And if democracy traditionally and world over has been the will of the majority, and that will always be the case. If you have an alternate system, please let us know. थैंक यू सो मच, आप इस पॉडकास्ट पे आए, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात हुई, बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला। Thank you so much, Akhil. You given up, great to be on your podcast and an excellent way of conducting it. And I hope we can conduct further. Definitely. And thank you so much for everyone for watching it. Thank you so much.